नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है और इसमें क्या प्रावधान किए गए, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कौन से राज्य में जो है उच्च न्यायालय है या कौन से राज्य में नहीं है। तो संयुक्त रूप से कौन से में उच्च न्यायालय है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। उच्च न्यायालय इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि जो है केवल जो है भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और जो संयुक्त रूप से वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। आइए बात करते हैं, जब भी आप कोई टॉपिक विस्तार से पढ़ते हैं तो वहाँ से कैसा भी प्रश्न बनाया जाए तो वो आसानी से हल हो जाता है। आइए बात करते हैं उच्च न्यायालय की। जब बात आती है तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख पूछा जाता है। तो बात करें, भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है उच्च न्यायालय होगा। लेकिन फिर क्या होता है, एक संविधान संशोधन होता है। कब होता है? तो ये अधिनियम है, कब का है? तो 7वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 1956 का। इसके द्वारा ये कहा गया है कि एक जो है न्यायालय वो एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, मतलब 2 राज्यों का भी हो सकता है और 2 राज्यों से अधिक भी हो सकता है। तो ये व्यवस्था कब की गई? तो 7वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 1956 का। पहले क्या कहा गया था भारतीय संविधान में? पहले ये कहा गया था कि एक ही जो है एक प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। लेकिन फिर क्या कहा गया? फिर एक 7वें नंबर का संविधान संशोधन होता है, उसमें ये कहा गया कि जो है एक न्यायालय जो है अधिक राज्यों का भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मतलब एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है एक ही न्यायालय। आइए आगे बात करते हैं भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो बात करें भारतीय संविधान में इसका उल्लेख, तो ये भाग 6 भाग कितने बताएंगे? तो 22 भाग हैं, उसमें से 6 भाग जो है उसमें जो हाई कोर्ट का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद संबंधित जो है 214 से लेकर 231 तक इसका अनुच्छेद जो संबंधित है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका अनुच्छेद कौन सा संबंधित है या उल्लेख कहाँ पे मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो भाग 5 में मिलता है, अध्याय 4 में मिलता है। इसका जो है भाग 6 में मिलता है, अनुच्छेद जो है 214 से 231 संबंधित है, इसके उल्लेख मिलता है उच्च न्यायालय का। आइए आगे बात करते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है इसमें ये कहा गया कि जो 214 से लेकर 231 तक जो अनुच्छेद बताए गए उसमें गठन की बात कही है, क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। आइए बात करते हैं जो 214 अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें जो है 214 जो अनुच्छेद है इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन फिर की बात करते हैं आगे, जो अनुच्छेद 231 है उसके द्वारा ये कहा गया है, इसमें व्यवस्था क्या की गई 231 में? तो इसमें जो है संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि जो है एक ही न्यायालय जो है 2 राज्यों का भी हो सकता है, उससे अधिक राज्यों का भी हो सकता है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 231 में मिलता है। अब ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख मिलता है कि एक से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है? तो अनुच्छेद 231 में मिलता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं, बात हो गई जब उच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, क्योंकि अब कथन जो पूछे, अब प्रश्न पूछे जाते हैं कथन में पूछे जाते हैं। ये कथन जो आए हुए हैं उन्हीं की तरह ये लिखे हुए हैं। आइए जानते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो जो है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और क्या होता है, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या जो है फिक्स नहीं होती है, समय समय पर बढ़ा भी दी जाती है और घटा भी दी जाती है। देखिए जब भी उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें फिक्स है, मतलब 33 जो है न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन उच्च न्यायालयों में जो है संख्या फिक्स नहीं होती है, याद रखिएगा। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? तो जो है भारत का प्रेसिडेंट करता है। अगर शपथ की बात आती है, क्योंकि ये राज्य के जो है उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं राज्य में होते हैं। अब राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, गवर्नर दिलाता है शपथ। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति पत्र कौन देता है? तो नियुक्ति पत्र जो है कौन देता है? तो प्रेसिडेंट देता है। लेकिन अगर शपथ की बात करते हैं, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो दिलाता है वो गवर्नर दिलाता है, क्योंकि राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं कि इसी में जो है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो है अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम जो रिटायरमेंट हो जाता है वो 62 वर्ष पर रिटायरमेंट हो जाता है। कितने वर्ष पर? तो 62 वर्ष पर रिटायरमेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं वो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं। तो त्याग पत्र जो है किसको देते हैं? तो भारत का प्रेसिडेंट होता है उसको त्याग पत्र दे सकते हैं, याद रखिएगा। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश हैं, वो किसको त्याग पत्र देते हैं? तो ये जो है प्रेसिडेंट को देते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पर। अगर बात करते हैं अगर किसी को न्यायालय में जो है न्यायाधीश को हटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो जो है क्या है वो राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति आदेश देता है कि उसको हटा दिया जाए तो वो हटाया जा सकता है, याद रखिए। उसके आदेश पर जो है प्रेसिडेंट के आदेश पर ही जो है हटाया जा सकता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 217(2) है इसके अनुसार इजबिलिटी की बात की गई है। इजबिलिटी की क्या बात की गई है आइए जानते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके पद के लिए जो है व्यक्ति योग्य होना चाहिए, मतलब योग्य होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो। और क्या होना चाहिए और भी जान लेते हैं, क्योंकि इसमें इजबिलिटी की अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है इजबिलिटी किस में बताई गई है। तो जो 217(2) में बताई गई, याद रखिएगा। अब इसमें बात करते हैं इसमें क्या इजबिलिटी बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि भारत में किसी उच्च न्यायालय में ऐसे 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार न्यूनतम कितने वर्ष अधिवक्ता रहा हो। तो 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो तभी वो जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। अब यहाँ पे अधिवक्ता रहा हो महत्वपूर्ण बन जाता है, कम से कम 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष लगभग। तो याद रखिए 10 वर्ष का महत्वपूर्ण बन जाता है। या और भी में इजबिलिटी है, और क्या इजबिलिटी है? वह व्यक्ति न्यूनतम 10 वर्ष भारत में न्यायिक पद पर धारण कर चुके हों। जो राज्य का न्यायिक पद होता है उसमें लगभग 10 वर्ष जो है रह चुका हो, वो उसकी भी नियुक्ति की जा सकती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 203(घ). तो इसमें इसके अनुसार अगर देख लिया जाए तो इसमें क्या है? तो इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की जो है राज्य की संचित निधि पर भारित है। यहाँ पे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश हैं, उनको जो है वेतन और भत्ते की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 203(घ) में की गई है। और ये जो है किस में भारित होती है? तो राज्य की जो संचित निधि होती है उससे जो है इनको जो है वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है। अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन जो है किससे दी जाती है? तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, आइए जानते हैं। पेंशन की बात जो है इनकी कहाँ पे की गई? तो अनुच्छेद 112(3)(घ) में की गई, याद रखिए। 3(घ) में की गई है कि जो पेंशन दी जाए वेतन भत्ते की जो है राज्य की संचित निधि से जो है, लेकिन अगर पेंशन की बात करें तो भारत के संचित निधि पर भारित है। यहाँ पे बात करते हैं पेंशन के। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन की अगर बात करते हैं तो भारत की संचित निधि पर भारित होती है, लेकिन अगर वेतन भत्ते की बात करें तो राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। दोनों पॉइंट अलग अलग बन जाते हैं और अनुच्छेद भी पूछा जाता है और ये पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। यह काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बात करते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन कितना होता है वर्तमान में बात करें, और जो है जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन के बारे में बात करें। जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका 2.5 लाख होता है, 2.5 लाख होता है जो मुख्य न्यायाधीश होता है मासिक वेतन। और अगर बात करें अन्य न्यायाधीशों का तो 2.25 लाख होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2,50,000 मुख्य न्यायाधीश का होता है, 2,25,000 जो होता है वो अन्य न्यायाधीशों का होता है, याद रखिए। अब वेतन भी पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें जो अनुच्छेद 215 है तो उसमें क्या बताया गया? तो 215 के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। यहाँ पे ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 215 में कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के जो मतलब कानून होते हैं, जो उच्च न्यायालय के आदेश होते हैं, वो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, लेबर कोर्ट है और ये सब ये इनमें मान्य होते हैं, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं अनुच्छेद 223। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका अगर पद रिक्त हो जाता है तो उनकी जो है एब्सेंस में किसको जो है न्यायाधीश बनाया जाएगा, मतलब कार्यकारी न्यायाधीश किसको बनाया जाएगा, तो वहाँ के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना पड़ता है। तो उनके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना पड़ता है, और वो भी कार्य कब तक करेंगे, जब तक जो है 62 वर्ष के नहीं हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो याद रखिए 62 वर्ष तक कार्य करेंगे। आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में जो अगर बात करें तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है केवल उसके पास ही अपना जो है उच्च न्यायालय है, मतलब हाई कोर्ट जो है दिल्ली और जो जम्मू कश्मीर है उसके पास ही जो है अपना खुद का उच्च न्यायालय है, याद रखिएगा। और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं उसमें सिर्फ दिल्ली और जो है जम्मू कश्मीर के पास ही उच्च न्यायालय, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वर्तमान में अगर बात करें भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट कितने हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वर्तमान की बात करें तो कुल जो है हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, तो 25 हैं। अभी नीचे लिस्ट भी देखेंगे। आगे बात करते हैं कुल 7 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक ही से अधिक राज्यों का है, मतलब यहाँ पे 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें जो है एक से अधिक जो है राज्य उसमें सम्मिलित हैं, मतलब एक से अधिक राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय है। यहाँ पे 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं। आइए आगे बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो यहाँ पे बात करें भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए जो अनुच्छेद 247 है उसमें क्या बताएगा, उसमें जो संसद है उसमें ये कहा गया है कि संसद को आवश्यकता पड़ने पर जो है वो अदालतों की स्थापना कर सकती है। संसद को ये अधिकार किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 247 में कहा गया है कि जो संसद है उसमें जो कानून को बेहतर बनाने के लिए, मतलब कानून को अच्छा बनाने के लिए अगर उसको आवश्यकता पड़ती है उच्च न्यायालय की मतलब स्थापना करने की, या जो अदालतें हैं उसकी स्थापना करने की, तो उसको ये अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 247 में। ये याद रखिए, प्रशासन अच्छा करने के लिए शक्ति दी गई है संसद को। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 233 से लेकर और अनुच्छेद 237। तो इसमें बताया गया कि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालयों का और जो है जिला न्यायालयों का प्रावधान किसमें किया गया है, तो इसमें जो है 233 और 237 के बीच किया गया है। आगे बात करते हैं सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे होती है, तो सबसे पहले होती है 1862 में। कहाँ पे होती है, तो कोलकाता में होती है, बॉम्बे में होती है और मद्रास में होती है। यहाँ पे सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी। आइए आगे बात करते हैं ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है 2008 का, उसके तहत जो है ग्राम न्यायालय को सिविल आपराधिक दोनों ही मामलों में सुनवाई का अधिकार है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, यह अधिनियम पूछा जाता है। आगे बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती है। जो न्यायिक समीक्षा है वो केवल कौन कर सकता है, तो केवल जो है किसके पास होती है, तो भारत के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास होती है। याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा की जो अधिकार किसको होता है, किसके पास शक्ति है, तो उच्च न्यायालय के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसकी शक्तियों की बात करें तो शक्तियों में प्रारंभिक जो है इसमें कार्य क्या होते हैं, इसकी शक्ति क्या होती है, तो इसमें जो है क्या होते हैं राज्यों के जो विधानमंडल सदस्य होते हैं उनमें निर्वाचन विवाद वगैरह, इसमें मूल अधिकारों के बारे में इसमें जो है कहा गया है कि इसके विवाद जो है निपटाता है। अगर बात करते हैं इसमें जो है विवाद किसके बीच, संहिता के बीच और अधिकारों का मामला है उसमें भी जो है उसको भी सॉल्व करता है। आगे बात करते हैं तलाक की है, कंपनी कानून है, न्यायालय की जो भी प्रक्रियाएं हैं ये जो है राज्य की जो भी विवाद होते हैं वो निपटाता है उच्च न्यायालय। आगे बात करते हैं अगर आपको उच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, तो इसमें ये कहा गया है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है तो इसके तहत उच्च न्यायालय में एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध जो है अपील की जा सकती है। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जो उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं अगर आपको कहीं वहाँ पे अगर आपको जो है न्याय नहीं मिलता है तो आप अपील कर सकते हैं कहाँ पे, तो जो उच्च न्यायालय पे, और उसके विरुद्ध जो है वो एक्शन लेगा कौन, तो उच्च न्यायालय। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर।
आगे बात करते हैं जो अनुच्छेद 226 है, तो 226 के तहत अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों की रक्षा करने हेतु जो है क्या करता है, तो रिट जारी करने का अधिकार है। ये रिट जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 226 में है। किसमें, तो उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में जो है मूल अधिकारों की रक्षा हेतु, याद रखिए अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी नागरिक का, मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं, पहले कितने थे, तो 7 थे, अब मूल अधिकार जो 6 हैं उसमें क्या है, उसमें ये कहा गया है कि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी नागरिक का तो वो जो है रिट जारी कर सकता है। किसमें, तो उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में ये जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अनुच्छेद 226 में उल्लेख मिलता है। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो इसका उल्लेख मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अगर भाग की बात करें तो भाग जो है वो कितने 3 संबंधित है। और कितने मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार जो है वो 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया और उसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। अगर आपने मूल अधिकार वाली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। उच्च न्यायालय में अपने अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर मतलब कंट्रोल रखता है। जो अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उस पर कंट्रोल रहता है, याद रखिए। अगर उसमें जो है कोई भी विवाद होता है तो वो सीधे उच्च न्यायालय जाता है, याद रखिए। और उस पर नियंत्रण बनाए रखता है कौन, तो उच्च न्यायालय। मतलब हाई कोर्ट जो है, जो उनके नीचे जो कार्य करते हैं न्यायालय, उन पर जो है कंट्रोल रहता है। अब यहाँ पे उच्च न्यायालयों की जो है स्थापना दिया है, स्थापना वर्ष दिया है और अधिकार क्षेत्र दिया, मुख्य पीठ दी है। तो यहाँ पे अगर बात करें इलाहाबाद, तो इलाहाबाद की उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 में होती। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो पीठ है इसकी लखनऊ है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2019 में होती है। आंध्र प्रदेश में ये अमरावती जो है मुख्य पीठ है इसकी। आगे बात करते हैं बॉम्बे, तो बॉम्बे और किसकी, तो कोलकाता और मद्रास, ये तीनों जो उच्च न्यायालय हैं इनकी स्थापना होती है 1862 में होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है जो बॉम्बे और जो है बॉम्बे की स्थापना कब होती है, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो 1862 में होती है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन और दीव। और बॉम्बे जो है मुख्य पीठ कहाँ है इसकी, नागपुर है, पणजी है और औरंगाबाद है, याद रखिए। औरंगाबाद का नाम भी बदल गया है, आप कमेंट करके बताएंगे औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया है। आगे बात करते हैं कलकत्ता, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1862 में। पश्चिम बंगाल में इसका जो है, और ये पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का जो है उच्च न्यायालय है। अगर मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ जो है कोलकाता में है और इसकी एक ब्रांच जो है कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर। अब पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया है वो श्री विजयपुरम रखा गया है, श्री विजयपुरम नाम रखा गया है, याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अब नाम नहीं रहा है इसका, याद रखिएगा, श्री विजयपुरम में। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि एक ब्रांच जो है कोलकाता उच्च न्यायालय की जो है एक ब्रांच कहाँ है, तो एक ब्रांच जो है श्री विजयपुरम में भी है। अब यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो इसकी स्थापना होती है 2000 में, इसके बिलासपुर में मुख्य पीठ है। दिल्ली की अगर बात करें तो 1966 में स्थापना होती है, दिल्ली में ही मुख्य पीठ है इसकी। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 1948 में होती है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इसकी गुवाहाटी मुख्य पीठ जो है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में इसकी मुख्य पीठ है। आगे बात करते हैं गुजरात, तो 1960 में गुजरात में ही इसकी जो है, और अहमदाबाद में मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश में 1971 में होती है, हिमाचल प्रदेश में शिमला में इसकी मुख्य पीठ है। आगे बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 1928 में इसकी स्थापना होती है, 1928 में। ये दोनों का जो है दोनों राज्यों का अलग अलग है। आगे बात करते हैं इसकी जो है श्रीनगर में, और इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे है, तो मुख्य पीठ जो है अलग अलग चेंज हो जाती है। श्रीनगर में जो रहती है मई से अक्टूबर तक रहती है, जम्मू में जो रहती है नवंबर से अप्रैल तक रहती है इसकी मुख्य पीठ, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं झारखंड, तो झारखंड में स्थापना होती है 2000 में, झारखंड में स्थापना जो 2000 में होती है, इसकी मुख्य पीठ जो है रांची में है। आगे बात करते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक की 1884 में होता है और मुख्य पीठ है बेंगलुरु में, याद रखिएगा। और इसकी जो है पीठ कहाँ है, धारवाड़। और कहाँ ब्रांचें हैं, तो गुलबर्गा में भी हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं केरल, तो 1956 में स्थापना होती है। कब होती है, तो 1956 में होती है। 1956 में जब स्थापना हुई थी तो इसका जो है
यहाँ पे जो है लक्षद्वीप और केरल का है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो 1956 में मध्य प्रदेश की भी स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की। इसकी मुख्य पीठ जो है ग्वालियर इंदौर में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मद्रास। तो 1862 में होती है, तमिलनाडु पुडुचेरी का है और इसकी मुख्य पीठ है मदुरई। आगे बात करते हैं पटना। तो पटना में जो है कब होती है, तो 1916 में होती है, बिहार, और पटना में मुख्य पीठ है। पंजाब हरियाणा 1966 में होती है और इसकी मुख्य पीठ चंडीगढ़, और ये जो है हरियाणा और चंडीगढ़ रहती है इसकी मुख्य पीठ, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में होती है 1949 में और इसकी मुख्य पीठ है जयपुर, और एक रहती है जोधपुर, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में 1975 में होती है, इसकी जो है सिक्किम में ये याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें 2000 में होती है, क्योंकि उत्तराखंड जो है 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और इसकी अगर नैनीताल में बात करें तो नैनीताल में इसकी मुख्य पीठ है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं मेघालय की। बात करें तो मेघालय जो है इसकी स्थापना होती है मार्च 2013 में होती है मेघालय उच्च न्यायालय की, और इसकी मुख्य पीठ जो है शिलोंग में है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मणिपुर। तो मार्च 2013 में होती और इसकी इम्फाल में जो है मणिपुर की जो राजधानी है वहाँ पे मुख्य पीठ है इसकी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की स्थापना उच्च न्यायालय की कब होती है, तो मार्च 2013 में होती है और अगरतला में इसकी जो है मुख्य पीठ है। फिर बात करते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना कब स्थापना होती है, तो ये जो है 1 जनवरी 2019 में होती है, याद रखिए। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग होता है, 2014 में, और इसके जो है स्थापना होती है हाई कोर्ट की, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 में होती है तेलंगाना में, और हैदराबाद में इसकी मुख्य पीठ है। तो कितने जो हैं उच्च न्यायालय हैं भारत में, तो 25 उच्च न्यायालय हैं, और जो है 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक जो है राज्यों के हैं। तो यहाँ पे स्टेटिंग में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे जितने भी उच्च न्यायालय थे कहाँ पे मुख्य पीठ थी, यहाँ पे चर्चा किया है। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या कोई आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।